नमस्कार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रारूप 6 यानी कि जो बीएलओ 6 नंबर फॉर्म नए मतदाता के लिए भरता था, उसमें कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं। उसमें कुछ अनावश्यक चीज़ें हटाई गई है और इसमें कुछ आवश्यक चीज़ें जोड़ी गई है। अब जो आप नया वाला 6 नंबर फॉर्म भरोगे उसको किस प्रकार से भरना है और भरते समय कौन कौन सी एंट्रीज आपको किस प्रकार से करनी है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से प्रारूप नंबर 6, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे ही आपको डाउनलोड करना है। पुराना जो आपके पास 6 नंबर फॉर्म है वो बिल्कुल भी अब रद्दी हो गया है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अब आप जब नया फॉर्म खोलोगे तो उसमें जैसे कि ऊपर दिया हुआ है कि उक्त नियमों के प्रारूप 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप रखा जाएगा, अर्थात इसको एक नया और मॉडिफाइड रूप दिया गया है। अब इसको आप कैसे भरोगे और कौन कौन सी नई जानकारियां इसमें ली गई है जिससे से कि मतदाता सूची है वो नवीनीकरण की जा सके और आगे के लिए भी एक अच्छा कार्य हो सके। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ प्रारूप 6 और ये नियम है वो 13(1) और 26 के अंतर्गत बनाया गया है और ये नए मतदाताओं के लिए है। और पहले स्थान पे आपको एक एप्लीकेशन के रूप में कार्य करेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो संबोधित करेगा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, विधानसभा क्षेत्र की संख्या। यहाँ पे आपको विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखनी है, जैसे हम लिखते हैं 134, और उसके बाद में विधानसभा का नाम, जैसे हमने लिख दिया शिव एक विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान में। दूसरा ऑप्शन आता है या फिर जहां पर विधानसभाएं नहीं है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं नहीं है, तो उस स्थिति में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है और उसका नाम लिखना, केवल उन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जहां विधानसभा नहीं है। उसके बाद में आप नीचे आओगे और यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले उस मतदाता का नाम लिखना है जो इसके लिए आवेदन कर रहा है। उस मतदाता का नाम पहले आपको लिखना है राजभाषा, राज्य की राजभाषा में। मान लीजिए कोई राजस्थान का है तो हिंदी में लिखेगा, गुजरात का है तो गुजराती में लिखेगा, क्योंकि गुजरात की राजभाषा है वो, राज्य की राजभाषा गुजराती है। अब ये जैसे हो गया, उसके बाद में यहाँ प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम, जैसे यहाँ पे प्रथम नाम लिख दिया, एक स्पेस छोड़ दिया, उसके बाद में मध्य नाम। उसके बाद में उपनाम, यदि कोई उपनाम है, जैसे कि मैं कहना चाहूँ कि लोकेश कुमार शर्मा, तो लोकेश कुमार मैं यहाँ लिख दूंगा और शर्मा यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखना है कि एक फोटो A4 साइज का फोटो यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद में यहाँ पे ख की एंट्री जब आप करोगे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखोगे। जैसे एक नाम लिख दिया स्पेलिंग में लोकेश, यहाँ लिख दिया LOKESH और उसके बाद में लिखोगे KUMAR कुमार, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद में यहाँ उपनाम लिखो। इन दोनों को लिखने से पहले एक स्पेस बीच में रख लीजिए। यदि आप यहाँ पर अंग्रेजी में एंट्रीज नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म है वो सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन जब आप करोगे इसको तो वो इसे निरस्त कर सकता है। अब दरअसल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे आप देखिए 2 में नातेदार में से किसी एक का नाम या उपनाम राज्य की राजभाषा में लिखना है आपको। तो सबसे पहले उसके पिता का नाम, अगर पिता जिंदा है तब, अगर पिता जिंदा नहीं है तो माता का नाम लिखना है, माता पे टिक करना है। अगर वो शादीशुदा है, लेडीज है तो पति का नाम लिखोगे, और जेंट्स है तो उसकी पत्नी का नाम दे सकते हो। और अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं है परिवार में, वो अनाथ है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कानूनी संरक्षक का नाम लिखोगे। विधिक संरक्षक होना चाहिए, तो यहाँ पे उसका नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे उसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम लिख देना है, क्योंकि ये जो यहाँ जो आप नाम लिखोगे हिंदी में या जो भी राज्य की राजभाषा है वही नाम यहाँ पे आ जाएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। उसके बाद में स्वयं का मोबाइल नंबर, जिस मतदाता का आप नाम भर रहे हैं यदि उपलब्ध है तो यहाँ पे उसका नाम लिख दिए, अन्यथा उसका नहीं है मोबाइल नंबर तो संरक्षक का नाम, माता पिता का मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो। उसके बाद में स्वयं का ईमेल आईडी यदि उपलब्ध है तो, अगर नहीं है तो माता पिता या नातेदार का नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे, सॉरी ईमेल आईडी। उसके बाद में एक और कॉलम जो महत्वपूर्ण जोड़ा गया है, क्योंकि इससे पहले है वो ये कॉलम नहीं होता था, इस बार जोड़ा गया है कि आधार का ब्यौरा, आधार नंबर। जिस व्यक्ति का आप फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप आधार नंबर ले रहे हो तो यहाँ पे आप टिक करोगे और यहाँ पे आधार नंबर 12 डिजिट का इंटर कर दोगे। अगर कोई व्यक्ति आधार नंबर देने में समर्थ नहीं है तो इसको आप राइट कर दोगे,
और इसको ये ऑलरेडी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद में उसका लिंग पुरुष है तो यहाँ, स्त्री है तो यहाँ, और तृतीय है तो ट्रांसजेंडर है तो थर्ड पे कर दीजिए। उसके बाद में अमुक मतदाता की जन्म तिथि यहाँ लिख दोगे। अब उसके बाद में आती है जन्म तिथि जो आप लिख रहे हो उसके समर्थन में वो कौन सा दस्तावेज देना चाहता है। ठीक है, या तो जन्म मृत्यु जो जन्म का प्रमाण पत्र होगा, या फिर आधार कार्ड होगा, या पैन कार्ड होगा, या बोर्ड की कोई कॉपी होगी जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, और या फिर भारतीय इंडियन पासपोर्ट होगा। अगर इनमें से कोई भी एक सबूत नहीं देना चाहे या उसके पास उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है कि कौन सा वो देना चाहता है। जैसे अन्य कोई दस्तावेज देना चाहता है जैसे बैंक की पासबुक हो गई या फिर कोई भी जो इनमें से नहीं है, 6 डॉक्यूमेंट्स में से नहीं है, तो यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि बैंक की पासबुक, तो उसमें जन्म तिथि का अंकन है तो वहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके पश्चात यहाँ पे आपको उस संबंधित व्यक्ति का साधारण निवास स्थान का पता लिखना है। मकान संख्या लिख दी, गली का नाम, नगर, डाकघर कौन सा है, पिन कोड क्या है, तालुका या तहसील क्या है, जिला क्या है और राज्य कौन सा है, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके पश्चात आपको यहाँ पे या तो आवेदक के नाम में माता पिता, पति पत्नी, वयस्क बच्चों यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से नामांकित है तो किसी एक के नाम से पते स्व प्रमाणित प्रति लगानी है आपको। उस स्थान में है तो उस स्थान से संबंधित आपको एक दस्तावेज भी लगाना है। इनमें से कोई भी आप एक दस्तावेज लगा सकते हो, जैसे उस पते पर पानी, बिजली, गैस कनेक्शन बिल हो सकता है, उनका आधार कार्ड हो सकता है, या फिर बैंक की पासबुक, या फिर भारतीय पासपोर्ट, या राजस्व भूमि अभिलेख, या फिर रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा अभिलेख, या रजिस्ट्रेड विक्रय अभिलेख। इनमें से कोई भी निवास के लिए स्थान दे सकते हो। इनमें से अगर कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका आप नाम लिख दीजिए कौन सा आप दे रहे हो और आगे उसके नंबर लिख दीजिए। उसके बाद में PWD विकल्प जो यहाँ पे जोड़ा गया था, जैसे अभी आप ऑनलाइन देखोगे तो वहाँ पे 8 नंबर फॉर्म आपको दिखाई देगा, और PWD मतलब कोई किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो ऐसी स्थिति में आप उसमें टिक करोगे। अगर चलने में है, देखने में है या बोलने में है, कौन सी प्रकार की है और कितने प्रतिशत है उसका वर्णन करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है। इसके साथ साथ आपको एक इसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा PWD का। उसके बाद में मेरे परिवार के सदस्य, जैसे जिस मतदाता सूची में आप नाम जोड़ना चाह रहे हो उस मतदाता का, तो उस वर्तमान में उस नामावली में अगर किसी उस परिवार के किसी सदस्य का नाम पहले से जुड़ा हुआ है तो इसका आप वहाँ पर एक का देकर उनका ब्यौरा दे सकते हो। जैसे मेरे परिवार के सदस्यों जिनका नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है तथा जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ के ब्यौरे अनुसार, तो परिवार के सदस्य का नाम लिख दोगे। उसका आवेदक के साथ क्या संबंध है, पिता है, माता है, भाई है, क्या है, और उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या जैसे जो एपिक कार्ड नंबर है वो लिख दोगे। उसके बाद में संबंधित जो मतदाता होगा वो यहाँ पर स्वयं घोषणा करेगा। तो घोषणा में ये जो सारी चीज़ें ऊपर दी गई है उसमें घोषणा करवा के, और उसके पश्चात यहाँ पे आप उसके साइन करे तो साइन या फिर अंगूठा करवा दीजिए, या तारीख लिख दीजिए या स्थान लिख दीजिए। ठीक है, और उसके पश्चात अभी यहाँ पे देख रहे होंगे ये होती है टिप्पणियाँ। टिप्पणी अगर किसी प्रकार से है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अंत में आपको एक आवेदक को एक रसीद देनी है। जैसे आपके पास फॉर्म आया है तो जैसे BLO दे सकता है, ERO दे सकता है, AERO दे सकता है, उनमें से कोई भी एक दे सकता है, इसमें आप दे सकते हो। इसके साथ साथ कुछ सामान्य अनुदेश है जिसे आप पढ़ लीजिए। आवेदक ऐसे जैसे ये ऊपर मैंने जो आपको ये चीज़ें बताई है उसको स्पष्टीकृत करने के लिए ये कुछ दिए गए हैं कि कौन से भाग में आपको क्या और किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो सारी की सारी घोषणाएं आपको इस प्रकार से करनी है, और सावधानी पूर्वक। और इस फॉर्म को इतना सरल बनाया गया है कि आसानी से आप इसको भर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी जटिलता नहीं है जिसके चलते आपको बिल्कुल कुछ करना पड़े। एक आराम से और आसान तरीके से आप इसको भर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।